गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। महावीर एजुकेशन हब में आप सबका वेलकम, स्वागत। आज हम इंग्लिश क्लास का पार्ट 6 लेते हैं और जो शॉर्ट पैराग्राफ है उसका हम तीसरा भाग लेते हैं। इससे पहले आपको एक तो पोस्टर के बारे में बता दिया है, एक नोटिस के बारे में बता चुका हूँ मैं। प्रत्येक के दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मुझे आशा है कि आपने उनको समझा होगा और एक दो एग्जाम्पल और भी तैयार किया होगा। देखिए, आज हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं और एक बात आपको पहले भी बताई हुई है कि आप पे हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे बढ़ना है। तो आज हम ये पार्ट 6 छठा लेते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। देखिए, विज्ञापन के बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन से पहले भी एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। विज्ञापन देखिए किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी वैकेंसी का या जैसे विवाह से संबंधित है, किसी वस्तु को बेचना खरीदना इनसे संबंधित है। यानी कम समय में हम किसी समाचार पत्र के माध्यम से, किसी पत्रिका के माध्यम से या किसी मान लो कि मोबाइल के ज़रिए हम अनेक लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हमारी वस्तु को या हमारी क्वालिटी की पहचान हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट है या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो आजकल जैसे पेपर में है अक्सर विज्ञापन आता है, किसी भी प्रकार का विज्ञापन आ सकता है, किसी को वस्तु को लेकर के विज्ञापन आ सकता है, किसी जगह को लेकर विज्ञापन आ सकता है। तो देखिए बेटा, आज हम इस वीडियो में विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, विज्ञापन क्या होता है, ये हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन विज्ञापन है क्या। देखिए, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, इंट्रोडक्शन देखो यानी इसका परिचय। एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्ले या वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस टू एनकरेज पीपल टू बाई और टू यूज इट। देखिए, एन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन इज होता है ए डिस्प्ले, एक प्रदर्शन होता है। वर्बल डिस्क्रिप्शन एक मौखिक वर्णन होता है। ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी कोई उत्पाद यानी कोई उत्पाद होता है ना, या जॉब किसी रोजगार या किसी सेवा की क्वालिटीज विशेषताओं का विवरण होता है। देखो, एक विज्ञापन एन एडवर्टाइजमेंट एक उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का विवरण होता है। कोई भी हमने कोई मान लो कोई वस्तु का निर्माण किया, कोई रोजगार, किसी सेवा की विशेषताओं का विवरण होता है, डिटेल होती है, जो खरीदने या उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। विज्ञापन क्या करता है, जैसे मान लो किसी वस्तु का हमने निर्माण किया तो हम उसकी विशेषताओं को लेकर के उसका विवरण देंगे। तो विवरण देखो, विवरण देंगे, लोग उसको पढ़ेंगे तो लोगों को क्या है कि उससे प्रोत्साहन मिलेगा और वो उसका मतलब उपयोग करेंगे, उसको खरीदेंगे। तो विज्ञापन क्या है, लोगों को प्रोत्साहित करने का एक जरिया है या एक माध्यम है ताकि उसको खरीदे, उसका यूज करे। ठीक है, पेपर में या जैसे मान लो कि टीवी पर देख लो, है ना, मोबाइल पर देख लो, ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है किसी वस्तु को लेकर के, है ना, किसी जगह को लेकर के, किसी वैकेंसी को लेकर के, है ना, किसी वाहन व्हीकल आदि को लेकर के। तो यानी उसका मतलब ऐड करना या उसका प्रचार प्रसार करना, ये विज्ञापन कहलाता है। नेक्स्ट देखो, एडवर्टाइजमेंट अनेक विषयों पर लिखे जाते हैं। विज्ञापन है ना, अनेक विषयों पर लिखे जाते हैं। विषय कोई सा भी हो सकता है। देखो, अकॉर्डिंग टू सीनियर सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके अनुसार, कक्षा 12 के सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार देखो, हमारे जो सिलेबस में है ना, मोस्टली ये विज्ञापन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनमें देखो, मैट्रिमोनियल्स वैवाहिक विज्ञापन, एकोमोडेशन आवास प्रवास के लिए विज्ञापन, एजुकेशनल शैक्षणिक विज्ञापन
और सेल एंड परचेज, है ना, क्रय विक्रय, है ना, खरीदना बेचना, ऑफ व्हीकल्स, किसी वाहन का, इस पर विज्ञापन। लॉस्ट एंड फाउंड, यानी लॉस्ट खोया, एंड और फाउंड पाया, कोई वस्तु मान लो हमारी खो गई तो हम विज्ञापन निकालेंगे, कोई वस्तु हमें मिल गई तो हम उसका विज्ञापन बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, या विज्ञापन पेपर में दे सकते हैं। जॉब वैकेंसी, मान लो किसी पद की रिक्ति या रिक्त पद चल रहा है, उसकी वैकेंसी के लिए हमें कोई विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो मोस्टली आपके 12th क्लास के सिलेबस में देखो, एक तो मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक, देखो बेटा कोई अलग चीज़ नहीं है, वैवाहिक मतलब रिश्ता तय करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम घर घर या जाकर के पूछे, आजकल देखो विज्ञापन के माध्यम से रिश्ते तय होने लग गए हैं। आप अपनी पूरी डिटेल उस विज्ञापन में दोगे तो यानी जो भी आपके अकॉर्डिंग पार्टी है वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर लेगी और आगे की बातचीत रिश्ते की हो जाएगी या तय हो जाएगी। एकोमोडेशन, मान लो आपके पास कोई नया फ्लैट है, नया कोई मतलब आप जैसे फ्लैट किराए पर देना चाहते हो, बेचना चाहते हो, कोई भवन बिल्डिंग को बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, है ना, किराए पर देना चाहते हो, या मान लो परमानेंट आप उसको सेल करना चाहते हो, तो उसका विज्ञापन यानी उसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी दे करके आप विज्ञापन दे सकते हो। एजुकेशनल, शैक्षणिक, जैसे किसी कोचिंग का मतलब ऐड हो सकता है ना, किसी संस्था का ऐड, इंस्टीट्यूट का ऐड हो सकता है, तो ये शैक्षणिक विज्ञापन में आता है। सेल परचेज, किसी व्हीकल, किसी वाहन को हमें बेचना है, खरीदना है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आप यानी जब दे दोगे ऐड में, तो जो भी इच्छुक है वो आपसे संपर्क कर सकता है। किसी वस्तु के खोने या पाने पर आप ऐड लिख सकते, एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। जॉब वैकेंसी, है ना, किसी मान लो कि जॉब की कोई वैकेंसी, आपको रिक्त पद के लिए कोई वैकेंसी निकालनी है तो आप उसका विज्ञापन निकाल सकते हो। यही आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए इधर ध्यान दो, एडवर्टाइजमेंट लिखने या बनाने के प्रमुख पॉइंट्स या बिंदु। बेटा विज्ञापन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसका जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि बिना मतलब रूल रेगुलेशन के यानी हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, या फिर कोई भी मतलब क्रिएटिव कार्य नहीं कर सकते, कोई भी कंपोजिशन का निर्माण नहीं कर सकते। तो किन बातों का आपको विज्ञापन में ध्यान रखना है ये देखिए सबसे पहले बॉक्स बनाकर लिखिए। इससे पहले भी मैंने आपको 5 वीडियो दिए, उनमें 2 टॉपिक, देखो हमने 2 टॉपिक पढ़े। एक तो सबसे पहले हमने नोटिस पढ़ा और उसके बाद में हमने पोस्टर पढ़ा। प्रत्येक के 2-2 एग्जाम्पल के वीडियो में बना चुका हूँ। तो देखो इन वीडियो में मैंने एक बात बार बार मैंने रिपीट की है कि जो आपका ये शॉर्ट पैराग्राफ है या शॉर्ट कंपोजिशन है, जो ये 4 नंबर का टॉपिक है ना, सबसे पहले इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें बेटा 5 सब टॉपिक है। नोटिस, पोस्टर हमने पढ़ लिया, आज हमें ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम रिप्लाई या इसको मैं कहूं तो इनविटेशन पढ़ेंगे। इनविटेशन पढ़ेंगे, निमंत्रण। और निमंत्रण नहीं, ये आपकी रिप्लाई है, मतलब किसी ने आपको इनवाइट किया और आप उसका जवाब दोगे। और 5वां लास्ट टॉपिक है आपका, मैं यहां ना लिख करके यहां लिख रहा हूं, वो है आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क या बहस। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि शॉर्ट कंपोजिशन जो 4 नंबर का टॉपिक है, उसमें देखो नोटिस बॉक्स बनाकर लिखा जाएगा, पोस्टर बॉक्स बनाकर लिखा जाएगा, एडवर्टाइजमेंट में बॉक्स बनेगा। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे तो चारों ओर बॉक्स यानी बॉक्स में बंद करना होता है। रिप्लाई भी बॉक्स बनाकर आपको लिखना है। इस आर्ग्यूमेंट को आप विदाउट बॉक्स आपको लिखना है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको दोबारा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आर्ग्यूमेंट विदाउट बॉक्स बनेगा। बाकी ये 4 टॉपिक है, ये इनमें आपको आंसर देना है तो बॉक्स बना करके ही देना है, अन्यथा आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, याद रखना। चलो आगे देखो, तो सबसे पहली बात हो गई कि हमें मतलब शॉर्ट कंपोजिशन में ये
एडवर्टाइजमेंट लिखना है, इसका आंसर देना है, तो बॉक्स अवश्य होना चाहिए या बॉक्स अवश्य बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेजेज। देखो फ्रेजेस तो इसका प्लूरल रूप है, बहुवचन रूप है। इसका मतलब वाक्यांश होता है। मैं इसको अलग अलग करूं तो वाक्य प्लस अंश हो जाता है, मतलब किसी वाक्य का अंश, भाग, हिस्सा, उसको फ्रेजेस बोलते हैं। देखो जैसे ऑन द रूफ, छत पर। देखिए ऑन द रूफ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि फ्रेजेस होता क्या है। देखो बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्दों का समूह बनता है, जिसका कोई अर्थ होता है लेकिन परिपूर्ण अर्थ नहीं होता है, वह फ्रेजेस वाक्यांश कहलाता है। यानी ऐसा शब्दों का समूह जो किसी वाक्य का हिस्सा या भाग होता है, उसको फ्रेजेस या वाक्यांश कहा जाता है, या वो वाक्यांश फ्रेजेस कहलाता है। ठीक है, तो देखो फ्रेजेस वाक्यांश, इसको मैं वाक्यांशों का प्रयोग अधिक करें, मतलब एडवर्टाइजमेंट में सेंटेंस का प्रयोग न करके आपको फ्रेजेस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये देखो यहाँ फ्रेज है, यहाँ फ्रेज है, यहाँ फ्रेज है ना। जैसे वांटेड ए गर्ल, वांटेड ए बॉय, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए बॉय, तो ये फ्रेजेज है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। हिंदी अर्थ भी होता है लेकिन परिपूर्ण अर्थ नहीं रखते ये। तो फ्रेजेस का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सेंटेंस को यथासंभव अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्टाइजमेंट में कनेक्टर्स, जानते हो कनेक्टर्स क्या होता है? कनेक्ट करने वाला कनेक्टर्स, जिसको हम कंजक्शन बोल सकते हैं। यानी कनेक्टर्स कंजक्शन, जैसे एंड है, बोथ है ना, आइदर और, नाइदर नोर, है ना, इनका यूज नहीं करना है। वर्ब्स, क्रिया का यूज नहीं करना है, वर्ब्स का यूज नहीं करना है। अब आप कहीं सोच रहे हैं कि वर्ब्स के बिना कैसे लिखेंगे? वर्ब्स तो सेंटेंस में मेजर एलिमेंट है। नो, अभी इससे पहले आपको बता दिया कि फ्रेजेज का यूज करना है, तो फ्रेजेज मतलब वाक्यांश का प्रयोग करना है, न कि सेंटेंस का प्रयोग करना है। तो वर्ब्स का प्रयोग तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। आर्टिकल से उपपद जिसको बोलते हैं ए एंड द, इनका प्रयोग से बचना है हमें। आदि का प्रयोग कम से कम करें, अर्थात न करें। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, अंत में कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस या ईमेल एड्रेस अवश्य लिखिए। देखो हमने विज्ञापन निकाला, मान लो मेरी घड़ी खो गई है ना, मैंने कोई विज्ञापन निकाला और मैंने विज्ञापन में यही लिखा है कि जिस किसी को मिले वो कृपया करके मेरे को लौटा दे, मैं उचित उसको इनाम दूंगा। ठीक है, अब मान लो किसी को मिल गई घड़ी, तो वो मेरे तक कैसे पहुंचाएगा? या तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस नोटिस में, सॉरी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ, या फिर कोई एड्रेस दिया हुआ होगा, या कोई ईमेल आईडी दी हुई होगी, तभी तो वो मेरे संपर्क करेगा। मान लो कि मेरे को किसी भवन बिल्डिंग को किराए पर लेना है, तो मैं मान लो पेपर में देखूंगा, कोई ऐड देखूंगा, तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसी से संपर्क करके तो मैं पार्टी से मिलूंगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट है, अवश्य आपको लिखना है। तो बेटा इन चार बातों का ध्यान रखते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। देखिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैं आपके सिलेबस के अनुसार काम करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं देखो जो विज्ञापन में है ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये मैट्रिमोनियल्स। ठीक है, यानी वैवाहिक विज्ञापन पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट या वैवाहिक विज्ञापन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो वैवाहिक विज्ञापन यानी वही बात है, रिश्ता हम किसी के घर जाकर के तय करते हैं, किसी को मीडिएटर बना करके बात करते हैं,
आज हम देखो विज्ञापन के माध्यम से कैसे रिश्ते तय किए जाते हैं, हमें विज्ञापन रिश्तों से संबंधित कैसा विज्ञापन मतलब विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, ये हम सीखेंगे। सही है, आवाज़ उड़ जाएगी। हाँ देखिए आगे देखो, मैट्रिमोनियल्स वैवाहिक। देखिए विज्ञापन में मैट्रिमोनियल्स है, एकोमोडेशन है, लॉस्ट फाउंड है और जॉब वैकेंसी है, ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक विज्ञापन लेते हैं। वैवाहिक विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इसका प्रारूप फॉर्मेट यानी फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आप आराम से मतलब ये विज्ञापन बना सकते हो। देखो मैट्रिमोनियल्स मतलब वैवाहिक, तो इसमें देखो या तो ब्राइड के लिए या ग्रूम के लिए वांटेड चाहने हेतु, तो देखो ब्राइड वधु, ग्रूम वर, यानी ब्राइड वांटेड तो वधु चाहने हेतु, ग्रूम वांटेड वर चाहने हेतु हमें विज्ञापन बनाना है। तो देखो अब हम देखो जब रिश्ता तय करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, वही बात हमें लिखनी है, अंतर कुछ ही नहीं है। तो देखिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए एक विज्ञापन बनाना है। यहाँ देखिए डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम या ब्राइड। देखो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों का फॉर्मेट एक साथ बता रहा हूँ मैं, इस कारण से यहाँ ऑब्लिक देखना। तो सबसे पहले देखो डिटेल विवरण ऑफ द प्रोस्पेक्टिव का मतलब संभावित, ब्राइड ग्रूम वर या वधु, जो भी संभावित वर या वधु उसका डिटेल उसका विवरण। जैसे मान लो कि आपको ब्राइड यानी वधु की आवश्यकता है, इसका मतलब भी कि आपके घर कोई लड़का है तो सबसे पहले लड़के की डिटेल आ जाएगी। अगर आप जैसे आपके घर लड़की है तो सबसे पहले लड़की की डिटेल हम लिखेंगे कि हमारे घर में ऐसा लड़का, ये विशेषता ये योग्यता लिए हुए लड़का है या लड़की है, तो सबसे पहले हम उसकी योग्यता लिखेंगे। यानी जो हमारे घर में है उस लड़का लड़की की योग्यता हम पहले लिखेंगे। उसके बाद में देखो कि लड़का और लड़की के बारे में जब रिश्ता तय करते हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं या कौन कौन सी बातें हम पूछते हैं। तो देखो वही बात यहाँ है, सबसे पहले हम कास्ट मतलब जाति के बारे में पूछते हैं, जिसमें जाति है गोत्र है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाति के बारे में लिखना है। उसके बाद में एज, लड़का या लड़की है वो उसकी आयु क्या है, साधारण सी बात है, कभी रिश्ता करते हुए देखा होगा, उम्र पूछते हैं, एज पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, हाइट पूछ लेते हैं, या सामने जैसे मान लो कि लड़का लड़की को मतलब बुला करके देख लेते हैं कि हाँ अमुक हाइट है, उसको पूछ लेते हैं कि हाँ लड़के या लड़की की आयु ये हाइट और आयु ये है। तो देखो अब है ना कोई जानने आने के लिए नहीं, सामने रिश्ता नहीं हो रहा है, हम अपने लड़का या लड़की उसकी हाइट भी लिखेंगे ताकि कोई भी पार्टी है उसको देखेगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कोई मिलेगा तो वो हमारे पास कांटेक्ट करेगा। कॉम्प्लेक्शन, इसका बेटा रंग रूप होता है, रूप स्वरूप या रंग रूप है ना। कलर देखते हैं, फेयर है, हैंडसम, ब्यूटीफुल है ना, ये कलर तो देखते हैं, नेचुरल है। और क्वालिफिकेशन योग्यता अहम है। मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है या कोई होम यानी कोई गृहिणी है, ये तो मतलब उसकी क्वालिफिकेशन उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसकी एजुकेशन देख लेते हैं, उसका प्रोफेशन यानी उसका व्यवसाय देख लेते हैं, या उसकी योग्यता किसी प्रकार की हो सकती, किसी मतलब जॉब की किसी हुनर की योग्यता हो सकती है उसमें। फाइनेंशियल स्टेट्स मतलब वित्तीय स्थिति को देखते हैं, कोई जॉब कर रहा है तो क्या सैलरी है क्या नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई सेल्फ बिजनेस है, वो हमें उसका उल्लेख करना होता है। जॉब क्या लड़का है या लड़की हो, जॉब क्या करता है। सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति क्या है, सामाजिक उनका स्तर क्या है, क्या कोई फैमिली है वो रेपुटेड है या नहीं है ना, कैसी फैमिली है उसके बारे में हमें जानकारी देनी होती है। नेक्स्ट देखो, लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ, अन्यथा इसका फॉर्मेट दो भी बन सकते हैं लेकिन मैं कॉमन बता रहा हूँ, देखना।
देखो बेटा डिटेल्स, यहाँ डिटेल है, इस डिटेल में हमें कुछ बातें अवॉइड करेंगे, छोड़ेंगे। जैसे मान लो कि एज हाइट है तो हम उसको लिख भी सकते हैं, न भी लिखे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो लड़का लड़की है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, मान लो लड़के की हाइट मान लो 5 फीट 10 इंच दे दी, तो लड़की की हम उस हाइट को देख करके हमें यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो देखो डिटेल्स ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, डिजायर्ड का मतलब इच्छित या चाहने हेतु। डिटेल ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड या ब्राइड ग्रूम, वर या इच्छित वर वधु की, इच्छित वर वधु का विवरण। मान लो हमारे घर लड़का है तो हमें लड़की में क्या योग्यता देखना चाहते हैं, कौन सी किस प्रकार की योग्यता वाली लड़की हो। तो इसमें देखो एक तो थोड़ा हमें कास्ट के बारे में उल्लेख करेंगे, है ना, साथ में एज के बारे में, हाइट के बारे में, क्वालिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सन यानी इसमें भी रंग रूप स्वरूप देखेंगे, सोशल स्टेटस सामाजिक स्तर देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे घर में लड़का लड़की उसकी डिटेल आ जाएगी, नीचे जो हम जिसको चाहते हैं इच्छित डिजायर्ड, देखो इसमें ये देखो आप डिजायर्ड इच्छित या जो हम चाहते हैं वधु या वर, उसकी योग्यता आ जाएगी नीचे। नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ मैरिज, विवाह का प्रकार। देखो सिंपल यानी विवाह आप सिंपल लेट करना चाहते हो, अर्ली करना चाहते हो, डिसेंट सुसभ्य कैसा करना चाहते हो, अरेंज्ड मतलब इसमें अरेंज्ड यानी घर वालों के द्वारा व्यवस्थित, है ना, हर रस्म पूरी करके, या फिर कोर्ट मैरिज, कौन सा आप विवाह करना चाहते हो इसका भी उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट देखो कॉन्टेक्ट, जो भी पार्टी है वो आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप उसमें एड्रेस दे सकते हो, अपने फ़ोन नंबर दे सकते हो, या ईमेल आईडी। आजकल ईमेल पर भी मतलब ये ईमेल भी एक प्रकार का यानी लेटर या एड्रेस का ही, ईमेल से भी हम आपस में मतलब बातचीत या हम सवाल जवाब कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी दे दो। तो बेटा इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। एक ही बात देखो, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कि हमारे घर में है जो भाई बहन लड़का लड़की, उसकी डिटेल हम बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभ का जो वर्ड है ना वो चेंज करना होगा। फिर मैं फिलहाल हमारे घर में प्रोस्पेक्टिव संभावित ब्राइड ग्रूम यानी हमारे घर में लड़का है या लड़की, उसकी योग्यता पहले लिखेंगे, ये पैटर्न बता रहा हूँ। तो आप 2 पैटर्न तैयार कर लो, तो कभी मतलब उल्टा सीधा मत लिख देना। पहले जैसे मान लो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो हमारे घर में, जैसे मान लो कि कोई लड़का या लड़की है, हम उसके लड़का है तो हम लड़की ढूंढ रहे हैं, और लड़की है तो हमें लड़का ढूंढ रहे हैं। तो हम सबसे पहले यानी हमारे घर में लड़का है या लड़की है, उसकी योग्यताओं का उल्लेख सबसे पहले करेंगे। इस फॉर्मेट से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना मेरी बात को। देखिए यानी ये फॉर्मेट आ गया, इन बातों का हमें उल्लेख करना है, इससे काम नहीं चलेगा। रियल में हमें प्रैक्टिकल रूप में एक क्वेश्चन लेना है और उसको हल करना है। देखिए राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाया जा सके, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम, यानी मैट्रिमोनियल कॉलम में जो भी मैट्रिमोनियल, देखो आप पेपर में देखना, संडे को न्यूज़पेपर आता है उसमें मैट्रिमोनियल कॉलम आता है, यानी वो पूरा पेज है ना वो वैवाहिक ही आता है, विवाह से संबंधित एड ही आते हैं। तो उस वैवाहिक जो मैट्रिमोनियल कॉलम है ना उसमें प्रकाशित करवाने के लिए एक विज्ञापन बनाओ। फॉर का मतलब के लिए, सीकिंग यानी तलाश करते हुए या ढूंढते हुए, तलाश करते हुए या ढूंढते हुए, खोजते हुए, तलाश करने के लिए। ए ब्राइड मतलब हम किसकी तलाश में है, ब्राइड मतलब हमें वधू की तलाश है, हम वधू चाहते हैं, हम वधू के लिए लिख रहे हैं। इसका मतलब साधारण सी बात है कि हमारे घर में कोई लड़का है, उसके लिए हम वधू ढूंढना चाहते हैं, हम किसी रिश्तेदारी में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे और पेपर वाले को या जो भी एजेंसी है जो मतलब ऐड निकालने वाली, उसको हम आवश्यक जो शुल्क दे देंगे और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो दे देंगे कि इसको आप पेपर में निकाल देना। तो जो भी कोई पार्टी है हमारे अकॉर्डिंग वो हमारे से संपर्क कर लेगी।
ठीक है। तो ब्राइड फॉर ए बॉय, यानी एक लड़के के लिए हम वधू ढूंढना चाहते हैं। एक बात बेटा मैंने जैसे ये इसको मतलब इसके जो पॉइंट बताए थे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो ये बात तो मैं एक दो बार पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि इसकी वर्ड लिमिट 50 होना चाहिए, 50 वर्ड्स होने चाहिए। यानी ये जो शॉर्ट जो कंपोजिशन है ना, इसमें कोई सा भी टॉपिक 50 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कम का चल सकता है। ठीक है, तो लगभग आपको 50 शब्दों के इर्द गिर्द लिखना है, आसपास लिखना है। तो देखो, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित करवाने के लिए, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स, वैवाहिक जो कॉलम है या जो स्तंभ है उसमें प्रकाशित करवाने के लिए एक विज्ञापन बनाओ। फॉर सीकिंग, तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए। ए ब्राइड, एक वधू ढूंढने के लिए। फॉर ए बॉय, लड़के के लिए, एक लड़के के लिए वधू ढूंढने के लिए, या एक वर के लिए एक वधू ढूंढने के लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है, जिसको आप यानी किसी मैट्रिमोनियल कॉलम या स्तंभ में प्रकाशित कर सको। बात समझ में आई? आपके घर में लड़का है और अब विवाह के योग्य हो गया है, उसकी आयु 24 वर्ष हो गई है। अब आपके परिवार में किसी को भी भाग दौड़ करने का या घर घर जाकर के रिश्तेदारी में जाकर के रिश्ता तय करने का समय नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप पढ़े लिखे हो, आप अपने गार्जियन को कहोगे कि चलो मैं एक विज्ञापन बना देता हूँ और आप इसको पेपर में निकलवा दो, ऑटोमेटिक रिश्ते घर बैठे आ जाएंगे, फोन आ जाएगा। तो देखो, ब्राइड वांटेड, शीर्षक टाइटल क्या हो जाएगा, हम ढूंढ क्या रहे हैं, ब्राइड, तो ब्राइड वांटेड। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, वांटेड ब्राइड। वांटेड पहले भी लिख सकते हैं, ब्राइड बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखो, ब्राइड का मतलब भी वधू होता है, तो ग्रूम का मतलब वर हो गया। और देखो एक बात जरूर कंफ्यूज में डालेगी, ग्रूम यानी भी वर होता है और ब्राइड ग्रूम का भी वर होता है। मतलब जैसे देखो बेटा, ये ग्रूम मतलब वर, और साथ में यूं आ जाए ब्राइड और ग्रूम, तो भी आप वर ही समझोगे। इसका अर्थ भी वर, ग्रूम सिंगल आ जाए तो भी वर, और ब्राइड ग्रूम आ जाए तो भी वर। एक बात और है, अब देखो आजकल क्या है, मार्केट में अनेक बुक चलती है, संजीव भी चलती है, एक्सलेंट भी चलती है, और भी कई राइटर अपने बुक निकालते हैं। तो टाइटल में क्या होता है कि ब्राइड को इधर वांटेड से आगे देते हैं या वांटेड को पहले लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो फ्रेज है, ब्राइड वांटेड, मतलब भी ये देखो फ्रेज है, इसका नाम फ्रेज है। देखो दो शब्दों का फ्रेज हो सकता है, दो से ज्यादा का हो सकता है, एक शब्द का फ्रेज नहीं होगा। तो ब्राइड वांटेड, वधू चाहने हेतु, ये हमारा शीर्षक हो गया। क्योंकि प्रश्न में देखो, सीकिंग तलाश करने के लिए या तलाश करते हुए, ए ब्राइड, एक वधू की तलाश करते हुए आपको विज्ञापन लिखना है, तो ब्राइड वांटेड ये हमारा शीर्षक हो गया। अब देखो, कई बार बेटा ये ब्राइड वांटेड है ना, इसकी जगह अलायंस, ये जो अलायंस वर्ड है ना, इसको भी हम टाइटल के रूप में लिख सकते हैं। अलायंस का मतलब समझौता या संधि होता है। तो विवाह होता है ना, एक समझौता ही है, एक संधि है, दो परिवारों का एक समझौता है। तो देखो, अब देखो, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम जाट बॉय। देखो, अलायंस समझौता या संधि आमंत्रित की जाती है, इनवाइटेड की जाती है, एक संधि समझौता यानी बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, फॉर के लिए, ए स्मार्ट एक चतुर, हैंडसम, हैंडसम नहीं हैंडसम सुंदर, जाट बॉय। देखो जाट बॉय उल्लेख हो गया कास्ट का, जाति का उल्लेख हो गया। इधर फॉर्मेट है, उधर हमारा क्वेश्चन का आंसर है। देखो, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, इसको आप कॉमन लिख दो, अलायंस इनवाइटेड फॉर ए, समझौता आमंत्रित किया जाता है। देखो, ए स्मार्ट हैंडसम जाट बॉय, एक चतुर सुंदर जाट बिरादरी के लड़के के लिए समझौता इनवाइटेड किया जाता है, बुलाया जाता है। यहां कोमा, देखो कास्ट का उल्लेख हो गया, जाट बॉय यानी ये कास्ट आ गई। एज 24 ईयर्स, एज आ गई। हाइट
बेटा ये है ना, ये फिट का सिंबल है और ये डबल इस प्रकार कोमा ये इंच का, यानी 5 फीट और 10 इंच उसकी हाइट है लड़के की। आपके घर में जो भी बड़ा भाई है उसकी 5 फीट 10 इंच हाइट है। गवर्नमेंट लेक्चरर है, सरकारी व्याख्याता है। गुड नेचर्ड, अच्छा स्वभाव है, स्वभाव से अच्छा है, शालीन शांत स्वभाव है मतलब। वेजिटेरियन, शाकाहारी है। बेटा रिश्ते में ये चीज़ भी जानना जरूरी है, नॉन वेज है, वेज है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो ये परिवार मतलब ये लड़का शाकाहारी है, तो मतलब कहने का इसका उल्लेख करने का मतलब है कि हमें शाकाहारी घर वाले या शाकाहारी खानदान की लड़की चाहिए। नॉन स्मोकर, धूम्रपान नहीं करता है, तो इसका मतलब धूम्रपान करने वाला परिवार है वो रिश्ता करने से बचे। ठीक है, इसका उल्लेख करने का मतलब है कि धूम्रपान वाला परिवार इनको नहीं चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ हमने अपने मतलब जो भी लड़का है उसकी योग्यता लिख दी। देखो कि इनमें से कौन कौन सी योग्यता रह गई, कौन कौन सी बाकी है। एक बार फिर ध्यान देना कि इधर मैंने क्या लिखवा दिया और उधर क्या लिखवा दिया। क्या कोई मतलब उल्टा सीधा तो नहीं लिखवा दिया? क्या कोई इधर लिखवा दिया और उधर, ऐसा तो नहीं कि उधर छोड़ दिया? कास्ट का उल्लेख हुआ या नहीं? जाट कास्ट का उल्लेख है। एज 25 ईयर, हाइट ये 5 फीट 10 इंच, कॉम्प्लेक्सन रंग रूप, देखो बेटा हैंडसम सुंदर, रंग रूप आ गया ना, सुंदर है। हम फेयर भी लिख सकते हैं, फेयर हैंडसम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, बेटा इसमें योग्यता, अब मैं यहाँ यूँ लिखूँ कि गवर्नमेंट लेक्चरर और कोष्टक में लिखूँ MA BEd, तो बेतु की बात होगी कि जो गवर्नमेंट लेक्चरर इसका मतलब उसमें योग्यता है, वो मतलब उसके पास डिग्री है तभी तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि सर MA BEd वगैरह ये तो नहीं लिखी नहीं है आपने, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दिया, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, फाइनेंशियल स्टेटस से वित्तीय स्थिति, क्या इसका उल्लेख करना जरूरी है कि 50,000 पर मंथ मिलते हैं? क्योंकि जहां गवर्नमेंट, देखो यहाँ ध्यान दो, जहां गवर्नमेंट लेक्चरर का उल्लेख हमने कर दिया है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक विश्वास है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट लेक्चरर है, इसका मतलब सैलरी तो वही है, 50 से अबव तो है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉब का उल्लेख है ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, 3-4 बातों को कवर कर रहा है। सोशल स्टेटस है ना, सोशल स्टेटस, हाँ हम लिख सकते हैं कहीं कि रेपुटेड फैमिली। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं, देखो वैसे देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दूं यहाँ जैसे रेपुटेड फैमिली। ठीक है, ये लिखा जा सकता है बीच में रेपुटेड फैमिली, या रेपुटेड फैमिली, गुड फैमिली स्टेटस, अच्छी पारिवारिक स्थिति लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ तो हमने जो हमारे घर में लड़का या लड़की है उसकी योग्यता हमें लिखनी है, तो फिलहाल हमने क्या है कि हमारे बड़े भाई या लड़के की, हमारे घर में जो लड़का है उसकी योग्यता हमने लिख दी है। अब देखो लुकिंग फॉर, यहाँ से बेटा यहाँ लुकिंग फॉर से हम ये डिटेल्स ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड या ब्राइडग्रूम, इसकी डिटेल लिखेंगे। तो हमारे घर में क्या है कि लड़का है, तो हमें यानी जो भी लड़की चाहते हैं उसकी योग्यता जानना चाहते हैं, उसकी यानी कैसी योग्यता वाली लड़की हम लाना चाहते हैं, तो उस ब्राइड के बारे में थोड़ा लिखे कि ऐसी लड़की हम देखना चाहते हैं। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, लुकिंग फॉर तलाश कर रहे हैं, तलाश करते हुए तलाश कर रहे हैं ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की की तलाश है, यानी सुंदर लड़की होनी चाहिए, उसका रंग फेयर होना चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, हाइट में थोड़ी हाइट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया, इसका मतलब कई बातें कवर हो गई इसमें। और दूसरी बात देखो, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो नहीं लिखा कि मतलब जैसे 24 वर्ष का लड़का है तो 22, 23, 24 वर्ष की लड़की का मतलब एज वगैरह नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी? देखो बेटा आगे यहाँ 24 ईयर्स दे रखा है, तो लड़की वाला एड को देखेगा तो एज को देखेगा,
यानी 24 के लगभग अगर एज किसी की है लड़की की तो वही परिवार इससे संपर्क करेगा। तो इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर देखा हुआ है कि 24 वर्ष का लड़का है, इसका मतलब लड़की की आयु मतलब इसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, तो इसका उल्लेख करना जरूर नहीं। लड़के की कोई ये रिक्वायरमेंट थोड़ी है कि इतने वर्ष की और फिक्स वर्ष आगे मतलब निश्चित थोड़ी कर सकते, नहीं, ये संभावित है, संभावित आ जाएगी यहाँ। हाइट देखो ये 5 फीट 10 इंच तो लड़की की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो इसका भी उल्लेख नहीं किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लड़का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहता है, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए, टीचर है, डॉक्टर है, इसका उल्लेख हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब कोई भी किसी प्रकार की नौकरी करती हुई लड़की हो सकती है। देखो स्मार्ट, चतुर, गुड सोशल स्टेटस है, परिवार का जो स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, परिवार की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नो डाउरी, दहेज नहीं, यानी समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, यानी दहेज नहीं लेना चाहते, तो नो डाउरी, दहेज की कोई आवश्यकता नहीं। अर्ली डिसेंट मैरिज, विवाह का प्रकार, देखो बेटा यहां हम है ना अर्ली डिसेंट मैरिज, एक बात का ध्यान रखो, देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये देखो बेटा हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है ना, ये यहां आ गया, इसको वैसे आपको मार्किंग नहीं करना है, लेकिन मैं तो समझाने के लिए है। यहां हमने जो लड़की हम चाहते हैं उसकी योग्यता आ गई। अब यहाँ देखो टाइप ऑफ मैरिज, विवाह किस प्रकार का मतलब लड़का करना चाहता है, ये बात हमने यहाँ इस जगह लिखी। अर्ली, जल्दी, शादी विवाह जल्दी करना चाहता है ऐसा परिवार, मतलब लंबे समय तक मतलब एंगेजमेंट या सगाई वगैरह वगैरह नहीं रखना चाहता। डिसेंट, सभ्य शालीन विवाह करना चाहते हैं, डिसेंट मैरिज यानी सभ्य शालीन मैरिज विवाह करना चाहता है, तो ये शादी का प्रकार दे दिया हमने। अब देखो यहाँ हमारी चौथा पॉइंट है ना कॉन्टैक्ट यानी संपर्क, तो देखो संपर्क वाली बात हमने यहाँ लिख दी है। इंटरेस्टेड, रुचिकर, रुचि लेने वाले में सेंड भेज सकते हैं। कंप्लीट बायोडेटा, अपनी संपूर्ण जानकारी भेज सकता है, जो भी रुचि लेने वाला है इस रिश्ते में वो अपनी कंप्लीट जानकारी दे सकता है, सेंड कर सकता है बायोडाटा। रिसेंट फोटोज एंड हॉरोस्कोप, देखो रिसेंट हाल ही का फोटो, देखो जो भी इंटरेस्टेड है पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड पर्सन लिख सकते हैं, या इंटरेस्टेड में पार्टी लिखूं तो भी कोई बात नहीं, इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड मैन, इंटरेस्टेड व्यक्ति, पर्सन है ना, पार्टी या पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन लिखा जा सकता है। इंटरेस्टेड डायरेक्ट भी चल सकता है, रुचि लेने वाला, रुचिकर, इंटरेस्टेड पार्टी या इंटरेस्टेड पर्सन मैं सेंड भेज सकता है कंप्लीट बायोडेटा, अपना संपूर्ण अपनी जानकारी। रिसेंट फोटोज, हाल ही में कोई खिंचाया हुआ कोई फोटो। एंड हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली, यानी जो भी रुचि लेने वाला है वो अपना बायोडाटा साथ में हाल ही में जो बनाया हुआ फोटो और अपनी जन्म कुंडली भेज सकता है। टू आरपी चौधरी, आरपी चौधरी है ना, ये मतलब कोई कहने का मतलब जैसे ये जो हमारे घर में लड़का है इसके पिता का नाम हो सकता है या इसके दादाजी का नाम हो सकता है। तो आरपी चौधरी, इंदिरा कॉलोनी, ये कहाँ रहते हैं, ये परिवार वाले इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं, कहाँ, भरतपुर में, ये इनका घर का एड्रेस आ गया, तो ये हमने लिख दिया। तो देखो इंटरेस्टेड पार्टीज या पर्सन में सेंड भेज सकता है, बेटा पार्टीज पर्सन लिख भी सकते हो, न भी लिखे तो भी कोई बात नहीं है। इंटरेस्टेड में यानी रुचि लेने वाला, पार्टी या रुचि लेने वाला ऐसा भी बोल सकते हैं, में सेंड भेज सकता है कंप्लीट बायोडाटा, अपनी संपूर्ण जानकारी। रिसेंट फोटो, साथ में हाल ही में बनाया हुआ फोटो और जन्म कुंडली, आरपी चौधरी, इंदिरा कॉलोनी, भरतपुर, इस जगह भेज सकता है, या फिर फ़ोन नंबर इन पर बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बॉक्स में बंद। बेटा यहाँ रेपुटेड फैमिली हमने और ऐड किया है, तो लेकिन इसमें मैंने इस प्रकार निकाला है, तो आप देखो अब जरूरी नहीं कि काटापीटी न करें, तो आप कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, एज यू लाइक यू कैन डू। ठीक है, रेपुटेड फैमिली लिखो या अवॉइड करो, एक ही बात है।
कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार। और साथ में देखो ये मैंने समझाने के लिए है, ऐसी कोई मार्किंग आपको नहीं करनी है। ये इंटरेस्टेड पार्टीज पर्सन आप लिख सकते हो, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसमें कोई मिस्टेक गलती नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा ये विवाह से संबंधित ब्राइड वांटेड से संबंधित एक एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। क्या सुखदेव जी आवाज हो रहा है यार से, इसमें आवाज बंद नहीं हुई सर।